ओके, तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे। जो फाइनल अकाउंट्स था, जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे, उसका कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो मैंने एक होमवर्क दिया था तुम लोगों को, दैट इज, वो कोई इलस्ट्रेशन तो था नहीं, वो जस्ट ऐसे ही ट्रेडिंग ये था। सम्स जो है वो ये था, एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये रहा, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, इससे तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना था। तो अगर ये नहीं हुआ है तो हम लास्ट में ये करवा देंगे। पहले हम लोग आज इलास्ट्रेशन 9 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 9, तो यहाँ पर देखो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला और इसके लिए एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। और ट्रायल बैलेंस का हम थोड़ा सा तुम लोगों को इंट्रो बता देते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। जर्नल, ठीक है, जर्नल से बनता है लीजर, और लीजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करने का तरीका ऐसे होता है कि उसका दो पॉइंट, मतलब दो साइड होगा, डेबिट क्रेडिट, और इसी तरह से लिखा जाता है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। अब डेबिट में क्या क्या जाता है। डेबिट में हम लोगों का एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है, एंड एसेट्स। अब एसेट में दोनों ही चला जाएगा, करेंट एंड फिक्स्ड। ठीक है, करेंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो जाएगा इनकम और गेन्स एंड लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में भी दो पार्ट, कैपिटल एंड करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, और ये जो है ये एसेट पार्ट, ये बैलेंस शीट में जाता है। एसेट का जो भी डेटा रहेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का जो होगा वो ट्रेडिंग एंड पीएल में। ठीक है, सिमिलरली इनकम का भी जो होगा ट्रेडिंग एंड पीएल में जाएगा। और ये जो लाइबिलिटी वाला पार्ट होगा ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, हम लोग को पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा डेटा बैलेंस शीट का है और कौन सा डेटा जो है वो ट्रेडिंग पीएल का है। तो ये देखो, ये है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स ब्रिजेस एंड सन्स, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर 31 मार्च 2013। तो ये क्या है, ये है देखो 1 अप्रैल 2012 का, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है, ये चला जाएगा हमारे ट्रेडिंग में, बिकॉज मैंने लास्ट दिन ही बताया था कि जो भी गुड्स रिलेटेड डेटा होता है, मतलब गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, करेंटली परचेज गुड्स, और जो भी सेल हुआ है वो जो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया है, यानी जो सेल नहीं हुआ, और गुड्स को सेलेबल कंडीशन में, मतलब अप टू गोडाउन, गोडाउन तक लेके आने का जो भी खर्चा है वो ट्रेडिंग में दिखाना पड़ता है, वो गुड्स के दाम के साथ ऐड हो जाता है जो हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं। परचेज का डेबिट क्रेडिट, तो परचेज जो है ये भी गुड्स रिलेटेड है, सेल्स जो है ये भी गुड्स रिलेटेड है, तो ये भी ट्रेडिंग में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल एक करंट एसेट होता है, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। ये देखो एसेट साइड, एसेट डेबिट साइड है। रिटर्न दो तरह का दिया हुआ है और कुछ मेंशन नहीं है, तो कोई बात नहीं। डेबिट रिटर्न है, क्रेडिट रिटर्न है। तो परचेज कुछ खरीद रहे हैं, उस अगर पसंद नहीं आ रहा है रिटर्न कर रहे हैं, या फिर कुछ और रीजन है सेल्स कर रहे हैं, तो रिटर्न आ सकता है वापस। तो ये देखो जो परचेज डेबिट है, तो परचेज का जो रिटर्न है वो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि रिटर्न मतलब रिवर्स, रिटर्न मतलब रिवर्स करना, जो भी एक्शन हुआ है उसका उल्टा करना है। तो फिर एक्शन क्या हुआ, हमारे पास परचेज किए तो सामान आया था, अगर रिटर्न करे तो सामान भेज भेज रहे, तो परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। इसे रिटर्न हम लोग इन आउटवर्ड भी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, या फिर परचेज रिटर्न, या फिर ओनली रिटर्न, जो परचेज से लेस होगा, ये भी ट्रेडिंग का डेटा है। रिटर्न यहाँ पर डेबिट साइड में देखो, अगर सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स का रिटर्न होगा डेबिट, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं सेल्स रिटर्न, या फिर बोल सकते हैं रिटर्न और इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट। ठीक है, इनवर्ट मतलब वापस आ जाना, रिटर्न इनवर्ट। अब कैरेज इनवर्ट देखो, कैरेज इनवर्ट मतलब क्या हुआ, गुड्स को कैरी करके लाने का खर्चा होता है, तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, बिकॉज गुड्स रिलेटेड सारा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर एंड क्रेडिटर, ये एक तो है करंट एसेट, एक तो है करंट लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट का डेटा एक चला जाएगा एसेट में, डेबिट जो है ये एसेट में चला जाएगा, क्रेडिट जो है ये लाइबिलिटी में चला जाएगा।
कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को भेजने का मतलब सेल करवाने का खर्चा, तो खरीदने का खर्चा जो ट्रेडिंग में जाता है बट सेल करवाने का खर्चा ट्रेडिंग में नहीं जाता, ये चला जाएगा पीएल में। डिस्काउंट भी दो तरह का है, एक डेबिट एक क्रेडिट। यानी हम लोग को एक डिस्काउंट डेबिट है तो यानी एक्सपेंस या लॉस होगा, यानी हम लोगों ने क्या किया, डिस्काउंट किसी को अलाउड किया है। और क्रेडिट है यानी हम लोगों ने डिस्काउंट क्या किया है, रिसीव किया है। तो दोनों ही चला जाएगा पीएल का डेटा। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस है तो पीएल में जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि अगर सैलरी एंड वेजेस है तो पीएल में जाएगा, यही वाला अगर इस तरह से होता वेजेस एंड सैलरी तो फिर ये चला जाता ट्रेडिंग में, बिकॉज वेजेस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है और एंड सैलरी है इसका मतलब हम लोग ट्रेडिंग मानेंगे। लेकिन जब सैलरी एंड वेजेस है तो जितना भी वेजेस रहे तो हम लोग उसे पीएल में, यानी जो स्टार्टिंग लैंग्वेज है उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग को ट्रेडिंग में सेंड करना है इस डेटा को या फिर हम लोग को पीएल में भेजना है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये चला जाएगा पीएल में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट ये भी पीएल में। वेजेस एंड सैलरी ये ट्रेडिंग में जाएगा। ये देखो अब आ गया वेजेस एंड सैलरी जैसे मैंने बताया था। बैड डेप्ट ये लॉस है, ये चला जाएगा पीएल में। और सिर्फ बैड डेप्ट हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। फर्नीचर जो है ये एक फिक्स्ड एसेट है, ये बैलेंस शीट का डेटा है। इसके अलावा है ब्रिजेस कैपिटल। तो ब्रिजेस कौन है, ब्रिजेस है ओनर। तो ब्रिजेस का जो कैपिटल है वो चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ब्रिजेस ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या होता है, मैंने बताया था कि हम लोग का बिजनेस का जो मतलब कैपिटल होता है वो नेट प्रॉफिट से बढ़ सकता है, नेट लॉस से घट सकता है, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल से बढ़ सकता है और ड्राइंग से लेस हो सकता है। तो ड्राइंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये कैपिटल से लेस होगा। लूज टूल्स, लूज टूल्स जो होता है वो मतलब मशीनरी, मशीन का छोटा मोटा पार्ट्स होता है, तो ये भी करेंट एसेट है। तो ये चला जाएगा एसेट साइड में यानी बैलेंस शीट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंस है, ये चला जाएगा पीएल में। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी एक एक्सपेंस है तो ये पीएल में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस है तो ये चला जाएगा पीएल में। ठीक है, कैश इन हैंड, ये तो कैश क्या होता है, करंट एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। सिमिलरली कैश एट बैंक भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। पेटी कैश जो होता है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, बिकॉज कैश और पेटी कैश मतलब छुटपुट खर्चा करने के लिए जो हम लोग कैश रखते हैं उसे पेटी कैश बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी बिजनेस में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैशियर दो तरह के हैं, एक जूनियर और एक सीनियर। तो सीनियर कैशियर जूनियर कैशियर को एक लिमिटेड टाइम के लिए एक लिमिटेड पैसा देते हैं और बोलते हैं कि बिजनेस का जितना भी छुटपुट खर्चा है जिसका हिसाब तुम रखते हो तुम्हें पूरा खर्चा इसी से ही पे करना है। सपोज उसे वीकली 5,000 दिया जाता है तो उसे 5,000 के अंदर ही वो खर्चा करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वीक उसे 5,000 मिल जाएगा। लेकिन 5,000 तभी मतलब मान लो उसने अगर 2,000 खर्चा किया है और 3,000 उसके पास बचा हुआ है तो और 2,000 मिलके 5,000 हो जाएगा और उसे पूरा डेटा दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्मली पेटी कैश का मतलब होता है कि सीनियर कैशियर जूनियर कैशियर को कंपनी का पेटी यानी छूट-पुट खर्चा जैसे कि प्रिंटिंग स्टेशनरी या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टिफिन का खर्चा, ये सब का जो हिसाब रखा जाता है उसके लिए जो कैश एक्सपेंस होता है उसे पेटी कैश बोलते हैं और ये भी कैश की तरह ही है। तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट का। मशीन जो है, मशीन एक फिक्स्ड एसेट है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। और अगर डेप्रिसिएशन है लाइक मशीन फर्नीचर ये सब फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन का खर्चा बेयर करना पड़ता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है ये पीएल में जाएगा। फिर कमीशन देखो दो तरह का है, एक डेबिट एक क्रेडिट। यानी कमीशन एक तो हम लोगों ने पे किया है, एक हम लोगों को मिला है, तो एक दोनों ही पीएल में जाएगा, एक डेबिट साइड जाएगा एक क्रेडिट साइड। अब ये देखो नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों है, क्योंकि इसका जो है जब हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये सारा डेटा इकट्ठा हुआ है तो इसका हमेशा पोस्टिंग 2 टाइम्स होना चाहिए। इसका जो पोस्टिंग है वो 2 टाइम्स अगर होगा तभी जाके हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो टैली होगा। अब 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि अगर ये पहले ही मिल जाता हम लोग समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट कर देते जिसका मौका हम लोगों को नहीं मिला। इसका मतलब अगर तुम्हें फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है विद दिस एडजस्टमेंट
क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये 31 मार्च में ही पता चला है, जिस दिन हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे, तो क्या फिर से हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, सॉरी, तो क्या फिर से हम लोग जर्नल लेजर करेंगे, जर्नल कर देंगे, फिर उसका लेजर बनाएंगे, फिर वो लेजर पता नहीं कौन कौन से लेजर में पोस्ट होगा, फिर से ट्रायल बैलेंस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसे 2 टाइम्स अगर हम लोग एडजस्ट कर देंगे तो वो जर्नल लेजर के बराबर ही हो जाएगा। तो ये देखो फिनिश गुड स्टॉक, फिनिश गुड्स यानी क्लोजिंग स्टॉक है, उसे भी 31 मार्च दे दिया है, वैल्यू किया गया है कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो रूल्स ये होता है, मैंने बताया भी था, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। लास्ट दिन तुम लोग जो सम्स किए थे उसमें ऐसे ही था, विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वही वाला वैल्यू लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग को 4 लाख लेना है। और तुम लोग को पता ही होगा कि क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग ऑब्वियसली 2 जगह पोस्ट करते हो, एक तो ट्रेडिंग में करते हो और एक जो है बैलेंस शीट में करते हो। तो देखो 2 जगह पोस्ट हो रहा है, एक ट्रेडिंग में एक बैलेंस शीट में। फिर दिया है डेप्रिशिएशन, मैंने बोला था फिक्स्ड एसेट रखना है तो डिप्रिशिएशन तो पे करना ही पड़ेगा, जबकि ये किसी को पे नहीं किया जाता है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है और किसी को पे नहीं किया जाता है, इसे दिखाना इसीलिए पड़ता है। इसका 2 बेनिफिट है, एक तो हम लोग को टैक्स शील्ड जनरेट होता है, ठीक है, हम लोग का टैक्स पेमेंट का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, ये एक रीजन। और दूसरा ये है कि फिक्स्ड एसेट अपने एप्रोप्रिएट वैल्यू में दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग डेप्रिशिएशन नहीं दिखाएंगे, यानी हर साल जब हम लोग फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा डिटोरिएट हो रहा है, और उसका डिटोरिएशन कितना हो रहा है, उसका मनीटरी वैल्यू ही जो है वो डेप्रिशिएशन से ही पता चलता है। तो हम लोग को डेप्रिशिएशन ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट में हम लोग को चार्ज करना चाहिए। तो डेप्रिशिएशन देखो 10% एंड 20% फर्नीचर और मशीन में दिया है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब होता है, डेप्रिशिएशन का बहुत सारा मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, या फिर इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और कुछ नहीं, इस तरह से होता है, अगर 100 है एक एसेट का वैल्यू, 10% डेप्रिशिएशन यानी 10 रुपीज, तो बचा 90, फिर इस पे 10% जब लगाएंगे तो ये बचे हुए वैल्यू पे लगाया जाता है, दैट इज होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 90 पे 10% लगाएंगे तो हो जाएगा 90 इंटू 10/100, तो 9 रुपीज, ठीक है। तो कितना हो गया 81। तो ये रिड्यूसिंग, अब फिर इस पे लगेगा, इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है। रेंट जो है वो 5000 एडवांस में पे करना है। अच्छा, तो इसका देखो मैंने बताया ही नहीं, इसका क्या होगा, देखो इसमें भी 2 बार पोस्टिंग होता है, ध्यान दो। ये जो है एक बार तो पीएल में चार्ज होगा, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, एज वेल एज ये बैलेंस शीट में जब तुम लोग ये मशीन का वैल्यू लिखोगे तो उससे डेप्रिशिएशन का वैल्यू लेस करके लिखोगे, ठीक है। फिर फर्नीचर का वैल्यू लिखोगे तो लेस करके, तो एक बार बैलेंस शीट में ट्रीट हो गया और एक बार ट्रीट हो गया पीएल में। नेक्स्ट देखो रेंट जो है एडवांस किया गया है, एडवांस, तो एडवांस मतलब क्या होता है, एडवांस मतलब हम लोगों के लिए होता है करंट एसेट, हम लोगों ने किसी को एडवांस किया है तो वो हमारे लिए करंट एसेट है। तो ये देखो करंट एसेट है, दैट्स वाई ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। और उसके अलावा रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, तो यहाँ पर जो रेंट है उसमें एडजस्ट होके ये पुट हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से एडजस्ट होगा, हमें हमेशा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो है वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ही प्रिपेयर करना चाहिए, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का ही प्रिपेयर करना चाहिए, यानी 12 मंथ्स का हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर एडवांस किया है तो 12 मंथ से ज़्यादा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उससे 12 मंथ्स दिखाने के लिए इसे माइनस करना पड़ेगा। तो पीएल में हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रीपेड या फिर एडवांस बोल के। सैलरी एंड वेजेस वाला जो एक्सपेंस था, वेजेस एंड सैलरी नहीं, ये देखो सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी एंड वेजेस हम लोगों का बाकी था लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया। तो अब अगर सही तरह से प्रॉफिट हम लोग को सोचना है कि हम लोग का प्रॉफिट क्या है, तो खर्चा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो 30,000 का खर्चा हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, ये कैश बेसिस पे तो होता नहीं, कैश एंड एक्रूअल दोनों बेसिस पे ही होता है। तो 30,000 ऐड करके दिखाओ कि ये खर्चा तुम्हारा है, मतलब तुम्हारे इस अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग कर रहा है। और इसके अलावा क्योंकि तुमने नहीं दिया है टाइम पे दूसरे का खर्चा, तो ये तुम्हारे दिमाग पे एक हेडेक रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है हमारा, ये है करेंट लाइबिलिटी। तो कोई भी एडवांस या फिर आउटस्टैंडिंग या फिर जिसे एक्रूड बोलते हैं, ये हो जाता है लाइबिलिटी, और कोई भी एडवांस जो होता है वो एसेट होता है। लेकिन अब एडवांस होने से ही एसेट होगा और आउटस्टैंडिंग होने से ही लाइबिलिटी होगा, ऐसा बात गलत है, ठीक है।
लेकिन ये देखो एडवांस है, एडवांस या फिर इसे हम लोग बोलते प्रीपेड भी बोलते, ठीक है। मैंने रेंट, रेंट हम पे करते हैं, ठीक है। मेरा जो शॉप है वो रेंट का है, मैंने रेंट एडवांस किया, मेरे लिए एसेट है, ठीक है। लेकिन मैंने सपोज मैंने इंश्योरेंस एडवांस और क्या हो सकता है, सपोज अच्छा रेंट का ही ले लेते हैं। अगर हम रेंट लेते हैं किसी से, ठीक है, रेंट किसी से लेते हैं और उसने मुझे एडवांस किया है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एडवांस होगा, मतलब मेरा ये पॉइंट को डिस्कस करने का बस यही मोटो है कि देखो एडवांस होने से या प्रीपेड होने से ही कि वो एसेट होगा, ऐसा बात नहीं है। डिपेंड कर रहा है कि ये रेंट जो है ये हम लोग पे कर रहे हैं या फिर ये हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मतलब इनकम है या एक्सपेंस है। हम लोग इनकम को एडवांस ले रहे हैं या फिर एसेट को, सॉरी एक्सपेंस को एडवांस कर रहे हैं। जैसे रेंट, ये अगर हमारा एक्सपेंस है और हम लोग एडवांस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा एसेट होगा। लेकिन रेंट अगर ये हमारा इनकम है, बाई चांस अगर ये हमारा इनकम है और हम लोगों को एडवांस मिल रहा है तब तो मिलेगा, एडवांस अगर मिल रहा है तो ये हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि एडवांस है प्रीपेड है तो हमेशा वो एसेट ही होगा। पूरा लैंग्वेज हम लोग को देखना चाहिए। हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो उसमें चेक करना चाहिए कि रेंट क्रेडिट में दिया हुआ है या डेबिट में दिया हुआ है। अगर डेबिट में दिया हुआ है तो एक्सपेंस है और अगर क्रेडिट में दिया हुआ है तो वो इनकम है। तो ये देखो अब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है पेड इन एडवांस। इसके अलावा भी यहाँ पर जब रेंट था, ये देखो ये 60,000 डेबिट साइड में ही था, ये रेंट ही है, यानी हम लोगों ने पे किया एडवांस में तो ये एसेट है। जबकि सैलरी एंड वेजेस ये हमारे एक्सपेंस साइड में दिखा रहा है और ये हम लोगों ने बाकी रखा है, हम लोग को पे करना चाहिए था, इसका मतलब ये हमारा लाइबिलिटी। तो ये भी दो बार पुट होगा। एक तो एसेट लाइबिलिटी हम बताए जा रहे हैं तो बैलेंस शीट में जाएगा ही, इसके अलावा यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा यानी पीएल में, जहां पर ऑलरेडी हम लोगों को रेंट या फिर सैलरी वेजेस लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखो मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। इसके ऊपर तो हम लोगों ने फुल डिस्कस कर लिया है, तो किस तरह से हम लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि डेटर कितना है। तो डेटर ऊपर था एकदम, ये देखो डेटर है 2 लाख, तो डेटर हमारा है 2 लाख, उसके ऊपर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना है 5%। कोई भी फर्दर बैड डेप्ट नहीं है। और ये जो यहाँ रहता है ट्रायल बैलेंस में, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है उस डेटर के साथ, यानी हम लोग को सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है वो उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो 5% अगर 2 लाख पे क्रिएट करेंगे तो आई थिंक 10,000 होगा। और इसका दो ट्रीटमेंट होगा, एक तो बैलेंस शीट में वो डेटर के साथ एडजस्ट होकर नेट डेटर हम लोग को शो करना ही है, एक एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि पीवीडीडी क्रिएट करेंगे तो प्रॉफिट हमारा घटेगा, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। प्रॉफिट मतलब लास्ट दिन नहीं, मतलब जो हम लोगों ने इस पे पूरा डिस्कस किया था। तो उस पे क्या होता है, जब भी हम लोग ये पीवीडीडी अकाउंट बना रहे थे तो वहां पर क्या लिख रहे थे, टू सन्ड्री डेटर, ठीक है, और बाय क्या लिख रहे थे, पीएल, पीएल से ही तो हम लोग फर्दर जो है प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे। तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में चार्ज हो जाएगा। और लास्ट देखो ये क्या है, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन हम लोग को रिसीव मतलब मिलेगा, ठीक है, यानी क्रेडिट वाला कमीशन के साथ एडजस्ट होगा। रिसीवेबल मतलब मिलेगा, रिसीव यानी क्रेडिट साइड वाला, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सपेंस या फिर लॉस होगा तो डेबिट साइड, इनकम या फिर गेन होगा तो क्रेडिट साइड। तो कमीशन जो है ये अगर हम लोग को रिसीव होने वाला है 5,000, यानी हम लोग का ड्यू हो चुका है लेकिन नहीं मिला, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। हम लोग इस इनकम को ऐड करके दिखाएंगे। और इसके अलावा ये नहीं मिला है, एसेट है, तो इसे हम लोग करेंट एसेट में शो करेंगे, ठीक है। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है या फिर एक्रूड होता है, प्रीपेड होता है, ये अपने नेचर के हिसाब से करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी में ही चला जाता है, ठीक है। तो ये देखो सारा मैंने दो दो एडजस्टमेंट बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग प्रिपेयर करेंगे मिस्टर ब्रिजेस जो है उनका फाइनल अकाउंट। तो अब तुम लोग करते जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा वैसे तो ट्रेडिंग पीएल आजकल एक ही साथ होता है, अलग अलग होता नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम लोग के इंस्टीट्यूट के मैट में अलग अलग ही किया हुआ है।
तो तुम लोग एक साथ कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर एक एक कर रहे हैं बिकॉज स्पेस कम हो जाएगा, तो हम पहले ट्रेडिंग कर लेंगे, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो किस तरह से देखो, और एक चीज किस तरह से तुम लोग फटाफट फाइनल अकाउंट्स को कर सकते हो। जितना भी हम लोगों ने देखा कि दो दो एडजस्टमेंट है, उस पे हम लोग एक नोट मतलब कुछ एक आइडेंटिफाई कर देंगे, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। जैसे कि फर्नीचर, ठीक है, अ, इसके अलावा मेरे हिसाब से फर्नीचर था, सैलरी एंड वेजेस में था, रेंट में था, अ, और डेटर में था, ठीक है, डेटर में था। अच्छा, फर्नीचर पे था, मशीन में था, मशीन, ये अगर पॉइंट आउट कर लोगे तो ये पता चल जाएगा। कमीशन में था, तो जब भी इस तरह से पॉइंट करने के बाद फाइनल अकाउंट स्टार्ट करोगे, तो जब ये पॉइंट लिखोगे तो खुद ब खुद तुम लोग स्पेस छोड़ दोगे कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ एडजस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स हुए हैं, देखते हैं। यहाँ पर फिनिश स्टॉक का तो यहीं पर है, वहाँ कुछ पॉइंट है नहीं, तो यहाँ एक पॉइंट, मतलब यहाँ पर दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, पाँच एंड छः, हाँ। तो मैंने सारा 6 का 6 पॉइंट ही कवर कर लिया है, देखो। ये ये है हमारा पॉइंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या क्या डेटा है उस हिसाब से। तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, लेकिन परचेज और सेल में रिटर्न है, तो डायरेक्टली हम लोग उसे भी माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह से लिखेंगे, टू, तुम लोग भी करते जाओ, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, टू परचेज 22 लाख, लेस कर देंगे रिटर्न 50,000, तो हो जाएगा 21,50,000। अच्छा, बाई सेल्स 35 लाख, लेस रिटर्न 1 लाख, यानी 34 लाख, बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा नेट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। तो 4,20,000 एंड 4 लाख था, तो हम लोग 4 लाख यूज करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर कैरेज इनवर्ट एक था और एक वेजेस एंड सैलरीज था, तो कैरेज इनवर्ट टू वेजेस एंड सैलरीज, तो कैरेज इनवर्ट था 50,000, वेजेस एंड सैलरीज था 80,000। बस, और तो कुछ नहीं है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, तुम लोग एक काम कर सकते हो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक काम, मतलब वैसे ही करना चाहिए। तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तीनों ही ड्रॉ कर लो, और इस तरह से तुम लोग पुट करते जा सकते हो। ये देखो, जैसे ओपनिंग स्टॉक तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, तो ये चला गया ट्रेडिंग में, परचेज सेल भी चला जाएगा। ये बिल्स रिसीवेबल तुम लोग जो बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे, उसमें क्या कर सकते हो, बिल्स रिसीवेबल को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये जो रिटर्न है, देखो बिल्स रिसीवेबल के बाद ही रिटर्न था, तो मैंने रिटर्न भी लिख दिया, कैरेज, ये सब लाइन बाय लाइन ही था, कैरेज इनवर्ट, और ये मुझे याद था तो मैंने कर दिया वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और तीनों चीज लिख के करोगे तो उसमें ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो गया 38 लाख,
13,20,000। ये देखो हम लोग यहाँ पर पीएल लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो पेज है इस पे बैलेंस शीट लिख लेते हैं। देखो मैंने भी इसी तरह से यूज कर लिया, एक पेज पे पीएल और एक पेज पे बैलेंस शीट। और हम जो बोल रहे हैं किस तरह से करना है, ये क्योंकि जीपी हो चुका है हमारा, तो हम लोग जीपी को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं 13,20,000। अब ये देखो यहाँ पर क्या क्या है। अब फिर बिल्स रिसीवेबल से स्टार्ट करते, ठीक है। ये तो आसपास था तो मैंने लिख लिया और कुछ नहीं था। अब हम लोग बिल्स रिसीवेबल से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये कौन सा साइट है, लाइबिलिटीज। तो तुम लोग को इसी तरह से कॉपी में करना चाहिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो ही सही बनता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे, बिकॉज जो एसेट का रूल्स होता है, जो मतलब यहाँ पर जो है वो फिक्स्ड एसेट जाएगा, उसके बाद ही करेंट एसेट जाएगा। एक्चुअली रूल्स ये होता है कि जो मतलब क्या बोले, जो फ्लोटिंग कम है, मतलब जो भारी नहीं है उसे नीचे लिखो, ठीक है। और जो भारी है उसे ऊपर लिखो। यही होता है, इसी बेसिस पे बनता है। तो करेंट एसेट में सबसे पहले हम लोगों को जो डेटा मिला है वो है बिल्स रिसीवेबल का, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल है 50,000। तो ये बिल्स रिसीवेबल जो है ये हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट है डेटर एंड क्रेडिटर, 2 लाख एंड 4 लाख, जिसपे डेटर पे एडजस्टमेंट था, क्योंकि यहाँ देखो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है डेटर 2 लाख, क्रेडिटर 4 लाख। ओके, तो यहाँ पर करंट एसेट में लिखेंगे डेटर, डेटर पे एडजस्टमेंट करना है। तो डेटर जो है वो है 2 लाख, लेस करेंगे प्रोविजन। तुम लोग पूरा लिखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो कि था आई थिंक कितना था, 5%। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो था वो था 5%। तो 5% क्रिएट करते हैं, तो 5% का हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर हो गया 1,90,000। और यहाँ करेंट लाइबिलिटी लिख देते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर था 4 लाख। अब ये वाला जो है ये दो जगह पुट होगा। अब पीएल में जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्योंकि प्रोविजन वाला जो डेटा होता है उसके पहले और सारा डेटा आना चाहिए। एकदम डायरेक्ट प्रोविजन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा मिडिल करके लिख दिया मैंने, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। अच्छा, अब देखो डेटर क्रेडिटर लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड, ये पीएल में चला जाएगा। कैरेज आउटवर्ड 40,000, डिस्काउंट दोनों ही 5,000 है। तो कैरेज आउटवर्ड 40,000, और बाई डिस्काउंट जो रिसीव वाला है, जबकि इसमें दोनों ही 5,000 है, टू डिस्काउंट, तो ये हो गया 5,000। अब नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट के बाद सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाता है, सैलरी एंड वेजेस चला जाएगा पीएल में, 2,20,000। सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरीज एंड वेजेस।
सैलरी एंड वेजेस है 2,20,000 और इस पे एडजस्टमेंट था। ये देखो इस पे एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट ये था कि हम लोगों ने 30,000 पे नहीं किया था, आउटस्टैंडिंग था। तो यहीं पर लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर लिख देते हैं 30,000। तो ये हो जाएगा 2,50,000। तो ये हो गया 2,50,000 और फिर आउटस्टैंडिंग इसे सैलरी एंड वेजेस, फिर इसे एडजस्ट करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, तुम लोग पूरा लिखो, मैंने O/S लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, ये लाइबिलिटी है 30,000। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस के बाद क्या है देखते हैं। इंश्योरेंस, रेंट, रेंट में भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस है 60,000, इंश्योरेंस है 60,000, रेंट भी है 60,000 बट रेंट में एडजस्टमेंट है। ओके, तो इंश्योरेंस यहाँ लिख देते हैं, टू इंश्योरेंस 60,000 और रेंट को नीचे लिखते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है, टू रेंट 60,000 और हम लोगों ने प्रीपेड किया था तो लेस हो जाएगा। प्रीपेड किया है यानी एडवांस, तो ये जो 60,000 शो हो रहा है ये एक्स्ट्रा शो हो रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हटाना है। तो 5,000, 5,000 था एडवांस, तो 55,000 और जैसे ही हम लोगों ने अपना खर्चा एडवांस किया था हम लोग के लिए बन चुका है वो एसेट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड या फिर एडवांस भी लिख सकते हो, प्रीपेड रेंट 5,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी, हम लोग पहले ही लिख चुके थे, ठीक है। अब है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट 10,000 और फर्नीचर जो है इसके ऊपर हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बैड डेप्ट ये चला जाएगा पीएल में 10,000 और टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम यहाँ जगह नहीं होगा, तुम लोग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिखो, हम इन दोनों को ऐड करके नेट करके लिख देते हैं, नहीं तो स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 4 लाख है और एक मशीन था शायद, हाँ मशीन था, तो फर्नीचर और इसका देख लेते हैं कितना है। फर्नीचर एंड मशीन 10%, फर्नीचर मशीन पे 20%, तो 20% यानी 3 लाख पे 20%, ये हो जाएगा 3 लाख पे 20% हो जाएगा तो 60,000। और ये जो है फर्नीचर पे जो हो है वो हो जाएगा 4 लाख पे 10% यानी 40,000, ठीक है। तो 40,000 एंड 60,000 हो रहा है, तुम लोग अच्छी तरह से देख लो, 40,000 एंड 60,000 हो रहा है, तो दोनों मिला के 1 लाख हो जाएगा। 40,000 एंड 60,000, 40 और 60, ये 1 लाख लिख दिया मैंने यहाँ, थोड़ा के लिख देते हैं, ठीक है, 1000, तो ये हो गया 1 लाख। अब यही बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मशीन था और फर्नीचर था, तो पहले फर्नीचर ही लिख देते क्योंकि डेटा में पहले फर्नीचर था। वैसे मशीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन 40,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,60,000 और नेक्स्ट लिखेंगे मशीन, इसका वैल्यू था टोटल 3 लाख, लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, तो ये है 60,000, तो ये बन गया 2,40,000, ठीक है। दो बार एडजस्टमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है ब्रिजेस कैपिटल, ब्रिजेस ड्राइंग, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ब्रिजेस कैपिटल और ब्रिजेस ड्राइंग, तो ये बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। ब्रिजेस, ब्रिजेस कैपिटल,
इसका एडजस्टमेंट तो होगा, ड्राइंग्स है, वैसे भी नेट प्रॉफिट या लॉस कुछ तो आएगा बिजनेस का, और लेस ड्राइंग्स दिया हुआ था तो इसे लिख लेते हैं, ड्राइंग्स 70,000, और प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे एड या लेस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स जो होता है वो हमारा करंट एसेट होता है, तो हम लोग लूज टूल्स को, अच्छा यहाँ फिक्स्ड एसेट ट्रीट किया तो तुम लोग फिक्स्ड एसेट ट्रीट करो। लूज टूल्स फिक्स्ड एसेट ही ट्रीट होता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। लूज टूल्स जो है वो फिक्स्ड एसेट ही ट्रीट करते हैं, ये पार्ट्स होता है बड़े मशीन का, लेकिन इसे हम लोग फिक्स्ड एसेट ही ट्रीट करेंगे, ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश तो है नहीं, ठीक है। तो लूज टूल्स को हम लोग क्या करेंगे, ये भी फिक्स्ड एसेट है। 1 लाख। लूज टूल्स जो हो गया है 1 लाख। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंस है 30,000। एडवर्टाइजमेंट ये भी एक्सपेंस है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर स्पेस बढ़ा लेते हैं। चलो ये पूरा ही रब हो गया। ओके कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं फटाफट। बाई चांस ये मेरे से पूरा रब हो गया। कोई बात नहीं, जितना भी डेटा मैंने लिखा था हम लिख लेते, तुम लोग अपना लिखते जाओ। तो 2 कैरेज आउटवर्ड था, 40,000। 2 डिस्काउंट 5,000, बाई डिस्काउंट 5,000, बाई जीपी 13,20,000। अच्छा, फिर था 2 सैलरी एंड वेजेस, ठीक है इसमें एडजस्टमेंट था। सैलरी एंड वेजेस था 2,20,000, इसमें ऐड हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस जो कि था 30,000, तो टोटल हो गया था 2,50,000। फिर रेंट था, इंश्योरेंस था, बाकी सीक्वेंस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। इंश्योरेंस 60,000, टू रेंट 60,000, लेस एडवांस 5,000, तो ये हो गया 55,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, शॉर्ट में लिख देते हैं 30,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और इसके अलावा टू डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, तो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के हम लिख देते हैं यहाँ 1 लाख। मैंने तो बता दिया किस तरह से करना है। अच्छा, बैड डेप्ट था 10,000, कमीशन था 10,000। टू बैड डेप्ट 10,000, और पीवीडीटी 2 पीवीडीटी, 2 पीवीडीटी ये था हम लोगों का, ये भी था 10,000, ठीक है। और कमीशन, बाय कमीशन
इसमें एक एडजस्टमेंट भी था, रिसीवेबल था, कमीशन था 30,000, इसमें हम लोग को ऐड करना है रिसीवेबल जो कि है 5,000, तो टोटल हो जाएगा 35,000। अच्छा ये दोनों जो है ये 5,000 और 13,20,000, इसे थोड़ा हटा के लिख देते हैं 5,000 और 13,20,000। एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट वो लिखना पड़ेगा टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो है 50,000। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या लिख दिया मैंने। अच्छा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सैलरी एंड वेजेस लिख दिया, डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के 1 लाख लिख दिया। अच्छा इंश्योरेंस 60,000, इंश्योरेंस 60,000, रेंट जो है वो 55,000 आ गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी 30,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट 50,000। ओके, कैरेज आउटवर्ड मतलब यहाँ पर पार्ट करके क्या इन लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट तुम लोग चाहो तो जो फॉर्मेट मैंने फर्स्ट दिन दिखाया था एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर तुम लोग रख सकते हो सैलरी एंड वेजेस को, डेप्रिसिएशन को, इंश्योरेंस को, रेंट को एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी को। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में तुम लोग रख सकते हो एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कैरेज आउटवर्ड सेल करवाने का खर्चा होता है, डिस्काउंट, बैड टिप्स, अच्छा कमीशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल टिप। तो यहाँ पर टोटल करो तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है देखो, ये हो जाएगा 13,60,000, 13,60,000 ये हो गया 40, और यहाँ पर 55 एंड 5 60 60 एंड 60 1,20,000 2,20,000 2,20,000 एंड 4,70,000 4,70,000, और यहाँ पर देखना पड़ेगा। आई थिंक 3,10,000 आ रहा है। क्या क्या है, 2,50,000, 40 60 60 40 60, और ये दोनों मिला के 40 60 हो गया। रेंट है 55,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी है 30,000, एडवर्टाइजमेंट है 50,000, कैरेज आउटवर्ड है 40,000, डिस्काउंट 5,000, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, अच्छा मैंने डिस्काउंट नहीं लिखा है, हाँ लिख दिया है, डिस्काउंट है 5,000, बैड डिप 10,000, कमीशन 10,000, बैड डिप 10,000, पीवीडीटी 10,000। अच्छा एक कमीशन आएगा, कमीशन 10,000 का था जो रिसीवेबल, और पीवीडीटी ठीक है, तो कमीशन छूट गया था तो टू कमीशन इसलिए टैली नहीं हो रहा था, ये 10,000 कमीशन दोनों साइड में था 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, बैलेंस करोगे तो 7,40,000, 7,40,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, ये देखो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पर ऐड कर देते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट जो है 7,40,000 का आया है, नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद ये ओवरऑल जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा 11,70,000। ठीक है, 11,70,000, 4,30,000, तो टोटल करने पे आएगा 16 लाख।
और यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या लिख दिया है, फर्नीचर मशीन लिख दिया है। यहाँ पर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक फिर से लिखना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4 लाख एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो था, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड पेटी कैश था। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड था 45,000, कैश एट बैंक था 2 लाख, 45,000 एंड 2 लाख। तो फिक्स्ड एसेट तो 3 हो गया, करंट एसेट में स्टॉक लिख दिया, सन्ड्री डेटर पहले ही लिख दिया था, बिल्स रिसीवेबल तो एकदम स्टार्टिंग में, कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख दिया हम लोगों ने, प्रीपेड रेंट भी लिख दिया। अच्छा हाँ, कमीशन रिसीवेबल का जो एडजस्टमेंट किया वो नहीं लिखा हम लोगों ने, कमीशन रिसीवेबल तो यहाँ लिखते हैं, कमीशन रिसीवेबल 5,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन या फिर एक्रूड भी लिख सकते हो 5,000। अच्छा पेटी कैश वो भूल गए, पेटी कैश था 5,000, पेटी कैश लिख दो, यहाँ लिख देते हैं पेटी कैश 5,000। अब अगर तुम लोग टोटल करोगे तो इधर भी हो जाएगा 16 लाख, तो इधर भी हो जाएगा 16 लाख। ये देखो इसी तरह से 13,20,000 किया। ये जो हम बता रहे थे, तुम लोग चाहो तो इस तरह से हेडिंग करके, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को ही पे किया जाता है, डेप्रिसिएशन जो है ये सब एडमिनिस्ट्रेटर लोग हिसाब रखते हैं। तो फर्नीचर या मशीन ऑफिस में होता है नॉर्मली, तो ये हो जाएगा। और फैक्ट्री का जो होता है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है, जबकि ये ट्रेडर है। इंश्योरेंस रेंट ये सब। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। सेलिंग करवाने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट, बैड डेट कमीशन, ये सब सेल रिलेटेड है। सेल रिलेटेड जो होगा वो सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बता दिया है कि क्यों क्या किया गया है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इसीलिए ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है, उस बेसिस पे होता है। रिटर्न डेबिट कॉलम में से ये सब मैंने तुम लोग को बता दिया है कि कौन सा कहाँ ट्रीट करना चाहिए। देखो सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी में क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या है। ये देखो वेयर फर्स्ट रेफरेंस इज मेड टू वेजेस इट इज एज्यूम टू बी डायरेक्टली फॉर गुड्स टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये सब मैंने तुम लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 10 करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 10 में क्या है, मिस्टर अरिंदम कुमार, सॉरी अरविंद कुमार, अच्छा अरविंद कुमार had a small business enterprise, he has given the trial balance। ये कैपिटल है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, मशीनरी ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन ये यहाँ पर दे ही दिया है, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन दे दिया है, रिपेयर्स टू मशीन दिया है, ये तो मशीन का खर्चा है। रिपेयर्स टू मशीन जो है ये मशीन का खर्चा, ये पीएल में जाएगा। वेजेस जो है ये ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी जो है पीएल में जाएगा। इनकम टैक्स ये बताओ कहाँ जाना चाहिए, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार। इनकम टैक्स अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप वाला सम्स करते हैं, इनकम टैक्स जो होता है इसको तुम्हें ड्राइंग्स दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम तुम्हारे बिजनेस का खर्चा पे कर रहे हो, मतलब पर्सनल खर्चा पे कर रहे हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स कहाँ पर जाएगा, इनकम टैक्स ऑफ अरविंद कुमार बोला है, यानी उस इंडिविजुअल का बोला है, तो ये हमेशा ड्राइंग्स की तरह लेस हो जाएगा। कैश इन हैंड ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये बैलेंस शीट में जाएगा। डिप्रिसिएशन जो है वो यहाँ कैलकुलेट कर दिया गया है। परचेज ये भी, ये ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज रिटर्न एडजस्ट हो जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। सिटी बैंक यानी बैंक का बैलेंस है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम दे दिया, मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है। ये सब ट्रीटमेंट हम बताएंगे कि डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में तो क्या होगा, एक्रूड इनकम लिखा हुआ है तो क्या होगा। अब देखो सैलरीज आउटस्टैंडिंग यहाँ ही दे दिया है, ठीक है, तो क्या होगा। नॉर्मली हम लोग को पता था इतना दिन की आउटस्टैंडिंग होता है, एक्रूड होता है, तो दो जगह एडजस्ट होता है, लेकिन कंसेप्ट ये नहीं कि वो एक्रूड हो या प्रीपेड हो तो दो जगह होगा। डिपेंड करता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है या फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर है।
फिर देखो बिल्स रिसीवेबल, ये तो एसेट है, ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ये यहाँ कैलकुलेट कर दिया, ये प्रीवियस ईयर का है। बिल्स पेएबल है, ये लाइबिलिटी में चला जाएगा। करंट लाइबिलिटी बैड डेब्ट, ये पीएल में चला जाएगा। डिस्काउंट ऑन परचेज, हम लोग को परचेज करते हुए डिस्काउंट मिला है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गेन। डेटर, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है और टोटल वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का राइट ऑफ क्या है, फर्दर बैड डेप्ट करना है, ठीक है। मेंटेन 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो सेम हम लोग जो सीखे थे डाउटफुल डेप्ट चैप्टर पे, उसके ऊपर जिस तरह से ट्रीटमेंट किया था वैसे ही करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेयर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू ए कस्टमर फॉर 12,000 ऑन 30th March 2013, दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। इसका मतलब समझा देते हैं। अप्रूवल बेसिस मतलब ये होता है कि कभी कभी हम लोग न्यू गुड्स जब मार्केट में लॉन्च होता है और हम लोग चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट पब्लिक खरीदे, तो हम लोग कभी कभी जब कोई दुकान मतलब मान लो तुम्हारे शॉप में कोई कस्टमर आया और उसने बोला मुझे सपोज क्या बोले, उसने बोला मुझे मैगी दे दो, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि नहीं, ये वाला मैगी नहीं, ये नया आटा नूडल्स आया है, आप लोग इसे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं, हम जो खाते हैं मुझे वही दे दो, या फिर सोप वगैरह कुछ भी हो, कुछ कुछ भी चीज के लिए। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑफर करना पड़ेगा कि अभी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप ले जाइए, ले जाके यूज कीजिए, यूज करके अगर अच्छा लगे तो फिर पैसा दीजिएगा। तो ये अप्रूवल मिलना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, हाँ मुझे खरीदना है, तो ही अप्रूवल होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब अप्रूवल बेसिस मतलब जब मेरा स्टॉक आउटफ्लो हो जाता है तो हम बोलेंगे ये डेटर टू सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो बोलेगा नहीं भाई मुझे पैसा वैसा नहीं देना, तुम जबरदस्ती मुझे दिए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। या फिर ऐसा कोई गुड्स है जो हम लोग बाद में रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसे खाने का चीज तो हम लोग कंज्यूम कर लिया, अगर मान लो कुछ ऐसा चीज है जिसे हम लोग यूज करके भी वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं आया तो डेटर्स टू क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह में क्या होता है, हम लोग ड्रेस वगैरह ऑर्डर करते हैं नॉर्मली, तो फिर क्या करते हैं हम लोग का एक टाइम दिया हुआ रहता है, आपको 15 डेज के अंदर उसे रिटर्न करना है। अगर आपको अप्रूव्ड नहीं होता, मतलब आपको पसंद नहीं आता है, तो 15 डेज के अंदर रिटर्न कर दो, ठीक है, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मली पैसा पेमेंट का बात नहीं आता है, तो ये क्या होता है, फ्लिपकार्ट जब तक 15 दिन नहीं होगा ना तो उसे क्रेडिट सेल की तरह ही ट्रीट करेगा आफ्टर 15 डेज, क्योंकि 15 डेज के अंदर या फिर 30 डेज के अंदर कस्टमर तो उसे रिटर्न कर सकता है। तो ये हो जाता है अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है। अब अप्रूवल बेसिस पे देखो 10,000 का चीज हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड किया होगा, 12,000, ठीक है। अब जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे 30 मार्च को, हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। और दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स, और इसे हम लोगों ने एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड करके रखा है, तो हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अब हम लोग को ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, देखो ये तो सेल तो है नहीं, तो कि हम लोग सेल दिखा दें, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक में ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक में ट्रीट करना पड़ेगा, और ये हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका रिवर्स एंट्री डालेंगे, मतलब इसे कैंसिल कर देंगे, सेल्स टू क्या कर देंगे, डेटर, ठीक है। क्योंकि ये अभी तक अप्रूव नहीं है, उसने बताया नहीं है, जो टाइम पीरियड है वो क्या है, शायद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, शायद उसका जो अप्रूवल का डेट है वो अभी तक नहीं आया, इसीलिए हम लोग को अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन फाइनल अकाउंट तो हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल को कैंसिल कर देंगे। तो जो सेल है, टोटल सेल से हम लोग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का जो वैल्यू है उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और इसे हम लोग स्टॉक ट्रीट कर देंगे। और जैसे स्टॉक ट्रीट करेंगे, ये 10,000 का वैल्यू से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एडजस्टमेंट क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने डेटर टू सेल किया होगा तो वहां पर तुम लोग का डेटर का वैल्यू बढ़ गया होगा, ठीक है। जो बैलेंस शीट है वहां पर डेटर का वैल्यू क्या हो गया होगा, डेटर का वैल्यू बढ़ गया होगा। तो डेटर को अभी हम लोग को कम करना है, ये देखो ये होना चाहिए था हम लोग का एंट्री, जो हम लोग कर नहीं पाए, यानी हम लोग को सेल को माइनस करना पड़ेगा 12,000 से, रिवर्स कर दिया, डेटर को भी माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को 12,000 से, ठीक है। तो न्यूट्रल हो गया, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, ठीक है। जितना डेबिट हुआ था उतना ही क्रेडिट हो गया, जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हो गया। लेकिन ये हमारा तो गुड्स है 10,000 का, तो इसे हम लोग को क्या ट्रीट करना चाहिए, अब ये रुपीज 10,000 को क्या ट्रीटमेंट करेंगे,
करेंगे। ₹10,000 का ट्रीटमेंट ये होगा कि कस्टमर ने अगर नहीं अप्रूवल किया और मुझे ये पता नहीं है सेल होगा भी नहीं, तो हम सेल रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा जीपी गलत दिखाएगा, और जीपी गलत हुआ मतलब पूरा फाइनल अकाउंट्स गलत। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 जो है ये एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का लेकिन बहुत सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आई थिंक 2 से ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है, 2 से ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा इसमें। और उसके बाद देखो 2,400 पेज दैट रेंट फॉर ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स एंड वाज इंक्लूडेड इन डेटर। अब ये क्या हो गया, इसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ है, 2,400 का जो है वो ऑफिस रेंट है, ठीक है, लेकिन ये डेबिटेड हो गया लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। ऑफिस रेंट है, ये लैंडलॉर्ड के अकाउंट में रिकॉर्डेड हो गया, और ये डेटर में क्या हो गया, इंक्लूडेड हो गया। 2,400 pays that rent for office was debited to landlord account and includes in debtor। तो 2,400 हमारा ऑफिस का खर्चा था, जिसको हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट में ट्रीट कर दिया है। तो ये तो फुल्ली हम लोगों का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला पोर्शन हो गया। तो इसे हम लोग क्या क्या ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले जो है डेटर से हम लोग को इसे माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि डेटर का वैल्यू इसके वजह से बढ़ चुका है, तो डेटर से हम लोग इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो ऑफिस का खर्चा है तो हम लोग को इसे ऑफिस के खर्चे में ट्रीट करना चाहिए, तो हम लोग ऑफिस के खर्चे में इसे रेंट बोल के ट्रीट कर देंगे 2,400 को। अच्छा, फिर देखो जनरल मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ऐसा एक टॉपिक मैंने लास्ट दिन भी बताया था, ठीक है, या तो एक्स मान के कर लो या फिर 10/110 से कर लो। उसके बाद है वर्क्स मैनेजर इज टू बी गिवन ए कमीशन एट 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन एंड हिज ओन। तो नेट प्रॉफिट निकलेगा तभी ये 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सम्स को करना स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारा एडजस्टमेंट है उसे तुम लोग पॉइंट आउट कर लो कि हमारा कितना सारा एडजस्टमेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल में ज़्यादा जगह लगता है तो ये कर दिया मैंने पीएल। और नेक्स्ट जो है ये हो गया बैलेंस। अच्छा, अब हम लोग जो भी क्वेश्चन में है उस पॉइंट के हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले है मिस्टर अरविंद कुमार कैपिटल। तो कैपिटल है तो बैलेंस शीट में चले जाते हैं। 1 लाख। नेक्स्ट है मशीनरी, तो ये फिक्स्ड एसेट में लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट मैंने बोला था कि हम बताएंगे किस तरह से ट्रीट करना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया हुआ है, तो अगर तुम लोग को कैलकुलेट करके दिया हुआ ही है तो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, यानी ये ऑलरेडी डेप्रिसिएशन जो है ये चार्ज करके ही दिया हुआ है, तो हम लोग जस्ट इसे एक ही बार पोस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेटा कभी भी एक से ज़्यादा बार पोस्ट नहीं होता है। तो ये हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। नॉर्मली तुम लोग क्या करते हो, डेप्रिसिएशन जो है 2 जगह ट्रीट करते हो, ये तुम्हारा एक हैब तुम लोग का एक हैबिट है कि यहाँ से भी लेस करेंगे वहाँ, और यहाँ से ट्रीट डेबिट करेंगे। लेकिन ये ऑलरेडी लेस किया हुआ ही है, ये एडजस्टेड किया हुआ ही है। जैसे सेम डेटर के केस में होता है कि बैड डेप्ट जब फर्दर होता है तो ही एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो एडजस्टेड ही होता है। तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी।
फिर है टू रिपेयर्स, ये भी पीएल का पार्ट होगा। टू रिपेयर्स जो है, टू रिपेयर्स टू मशीनरी, ये है हम लोगों का 5200। उसके बाद है वेजेस जो कि है ट्रेडिंग का पार्ट, तो ओपनिंग स्टॉक के बाद ही लिखना चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं टू वेजेस। वेजेस जो है 54,000। अच्छा, उसके बाद है सैलरी, टू सैलरी। सैलरी जो है वो है 21,000। अच्छा, नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है ये लेस हो जाएगा कैपिटल से, लेस इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद, इसका वैल्यू है 1000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड 4000, तो यहाँ करेंट एसेट का डेटा लिख लेते हैं। तो कैश जो है वो लिक्विड होता है, उसे एकदम नीचे लिखना चाहिए, ये फॉर्मेट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो कैश इन हैंड मैंने बताया ना, जो जितना लिक्विड होगा नीचे आ जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 4000। अच्छा, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये पीएल का डेटा है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये हो जाएगा 5,000। परचेज 2,50,000, परचेज रिटर्न 3,000। अच्छा, तो टू परचेज ऊपर होने से ठीक रहता, लेकिन परचेज वहां लिखेंगे तो स्पेस नहीं होगा, पर ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा। परचेज लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न है 3,000, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 2,47,000। अच्छा, नेक्स्ट हो गया सेल्स 4,98,000 बाई सेल्स 4,98,000, और इस पे एक एडजस्टमेंट था जो कि था गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। तो जो हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे किया है उसका अप्रूवल आया नहीं है, तो इसे हम लोग सेल ट्रीट नहीं कर सकते। हम लोगों ने एक्चुअल सेल ट्रीट करके रखा है, लेकिन होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता। तो फिर नहीं पता है, अगर कल दिन उसने वापस कर दिया तो फिर हमारा जीपी तो गलत आ जाएगा, इतना सेल ज्यादा दिखा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेल को ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इस सेल को कैंसिल कर देंगे और जो गुड्स है उसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर देंगे। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और इसका दो ट्रीटमेंट होगा। ये हम लोग को क्या करना है, डेटर से भी लेस करना है, तो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट पे चले जाते हैं। डेटर का यहाँ बहुत सारा एडजस्टमेंट होगा, डेटर का जो भी वैल्यू होगा उससे लेस करेंगे हम लोग सेल ऑन अप्रूवल, और जो कि है 12,000। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट डेटा सिटी बैंक। सिटी बैंक बैलेंस शीट का डेटा है, सिटी बैंक एक्रूड इनकम। अच्छा, पहले सिटी बैंक लिख लेते हैं। सिटी बैंक, ये है 7,000। अच्छा, क्रेडिट साइड में शो कर रहा है। एक चीज देखो, सिटी बैंक जो है वो क्रेडिट साइड में शो कर रहा है, यानी ये क्या है, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, बैंक है मतलब एसेट होगा, ऐसा तो नहीं है। सिटी बैंक जो है वो क्रेडिट साइड में, यानी हम लोगों ने सिटी बैंक से लोन लिया होगा। करेंट लाइबिलिटी सिटी बैंक, तो सिटी बैंक का जो डेटा है वो है 7,600। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ये भी देखो ट्रायल बैलेंस में है, एक्रूड इनकम और
सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये दोनों ही जो है ये ट्रायल बैलेंस में है। तो हम लोग इसे बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ठीक है। इसको या तो पीएल में चार्ज करो या तो बैलेंस शीट में, दोनों केस में ही टैली हो जाता है, लेकिन तुम लोग बैलेंस शीट में ही लिखोगे, वो बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये क्रेडिट साइड में है, तो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसे एक ही बार ट्रीट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 4000 और एक्रूड इनकम 3000। एक्रूड इनकम 3000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 30,000। बिल्स रिसीवेबल 30,000। कैश नीचे होने से बेटर होता, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए हम नीचे लिख दिए। और उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये पीएल का डेटा होता है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं बाई पीवीटीटी। कितना है 10,000 बाई पीवीटीटी है 10,000। क्रेडिट बैलेंस है ना ओपनिंग, तो हम लोग इधर लिखेंगे बाई पीवीटीटी। उसके बाद बिल्स पेबल 16,000। अच्छा, बिल्स पेबल 16,000 यानी बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, बिल्स पेबल 16,000। और उसके बाद है बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट 2,000 डिस्काउंट ऑन परचेज है, तो ये क्रेडिट होगा। प्रॉफिट मतलब गेन है, डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज है 7080। डेटर है 70,000, क्रेडिटर है 62,520। डेटर है 70, तो डेटर बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, डेटर है 70,000। अच्छा, उसके अलावा है क्रेडिटर 62,520। 62,520। ओपनिंग स्टॉक 74,000। टू ओपनिंग स्टॉक 74,000। अब लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अप्रूवल बेसिस का, जो कि है 60,000। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड, हम लोग स्टॉक बढ़ा देंगे क्योंकि सेल कैंसिल कर रहे हैं, सेंट ऑन अप्रूवल वाला, और जिसका कॉस्ट है 10,000, तो ये हो गया 70,000। और बैलेंस शीट में भी सेम करना है हम लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग, इसका भी तो एडजस्टमेंट होगा, नीचे ही लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 60,000 प्लस अप्रूवल, अप्रूवल वाला जो था गुड सेंट ऑन अप्रूवल 10,000। पूरा लिखना है, अप्रूवल लिखने से गलत हो जाएगा, ठीक है, ये जगह नहीं हो रहा है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, तो ये हो गया 70,000। अच्छा, तो एक बार अब ट्रेडिंग पे देखो, ट्रेडिंग में क्या करना है। ट्रेडिंग में टोटल करते हैं हम लोग, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ 4,86,000 प्लस 70, तो यहाँ पर हो गया 5,56,000। और यहाँ पर हो जाएगा 5,56,000। और यहाँ 74,54 2,47, तो यहाँ पर 2 GP CD यानी कैरी फॉरवर्ड 1,81,000 होगा आंसर। अब चलते हैं पीएल में, पीएल में लिखेंगे बाई GP 1,81,000, ठीक है। अब यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हम लोगों ने, सैलरी 21,000, रिपेयर टू मशीनरी 5,200, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर 4,000 एंड
5000। रेंट, अच्छा रेंट नहीं लिखा है, रेंट लिखते हैं टू। रेंट रेंट है 2400। इसके अलावा और भी बहुत सारा खर्चा बाकी है। टू बैड डेप्ट दिया हुआ था, अच्छा बैड डेप्ट हम लोगों ने लिखा है 2000। अच्छा फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर जो नीचे दिया हुआ था, मतलब आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फर्दर बैड डेप्ट है हमारा 6000। तो ये ट्रीट करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। लेस लेस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट, ये हो जाएगा 6000। अब इस पे क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को पीवीडीटी। पीवीडीटी का जो रेशियो है उस हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कितना होता है, उसके बाद ही हम लोग लिख पाएंगे नेट जो होगा। और इसके बाद कमीशन जो है वो दो कैलकुलेट करना है वहाँ। तो पीवीडीटी एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर बताया गया है कि ये देखो यहाँ पर फर्दर बेनिफिट सिक्स था 5%, ओके 5% बताया है। तो 5%, तो 70,000 और माइनस हो जाएगा 12,000। अच्छा एक गलत भी तो हो गया था, लैंडलॉर्ड का जो रेंट था वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो ये भी लेस करना पड़ेगा। रेंट रेंट जो इंक्लूडेड हो गया था वो था 2400, ये भी यहाँ होगा, ये भी लेस हो जाएगा। तो 12,000, 14,400। और यहाँ पर कितना होगा देख लेते हैं। 70,000 माइनस इधर हो गया 1060, और ये हो गया, मतलब यहाँ चेक कर लेते हैं। 70,000 माइनस हो जाएगा, ये दोनों का ऐड कर लेते हैं 8,400, 8 और 12, 20,400। तो 20,400 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचा, 49,600। इसके ऊपर 5%, तो 2480 आ रहा है। ठीक है 5%, 2480 आ रहा है, तो ये सारा माइनस हो जाएगा। तो 70,000 एंड 12,000, 6,000, 2,400, 2480, तो ये नेट आ जाएगा 47,120, 47,120, ये आ गया। अच्छा अब पीएल देखो, पीएल में क्या क्या हो गया फिर। पीएल में हम लोगों ने सैलरी लिख दिया है 21,000, रिपेयर्स टू मशीनरी लिख दिया है 5,200। अच्छा 4,000 एंड 5,000 का डेप्रिसिएशन ये भी हम लोगों ने लिख दिया है। रेंट हो गया है 2,400। बैड डेप्ट हो गया है 2,000, ठीक है। एडिशनल बैड डेप्ट यानी फर्दर बैड डेप्ट वो हो गया 6,000। और पीवीडीटी लिखते हैं जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, टू पीवीडीटी ये हो गया हमारा 2480, 2480। और ओपनिंग वाला हम लोगों ने इधर लिखा है। अच्छा नेक्स्ट जो है कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। एक्चुअली इसका एक वर्किंग नोट बना लेते तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं, कमीशन देने के बाद दो कमीशन का जगह जो है वो छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू कमीशन, टू, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं टू कमीशन टू वर्क मैनेजर और टू कमीशन टू जनरल मैनेजर, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, और इसका हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट। और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देखते हैं। ये ये दोनों को छोड़ के नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन।
अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करोगे? ये देखो, ये सारा टोटल करेंगे और ये सारा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा टोटल करके अगर ये माइनस करोगे तो कितना आएगा वो तुम लोग को चेक करना है, तो तुम लोग चेक करो। हम भी कैलकुलेटर में चेक करते हैं। तो ये हो गया 1,81,000 प्लस 10,000 प्लस 7,080 माइनस, तो इधर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है 1,98,080, इतना आया मेरा। माइनस करते हैं 4,000, 5,200 माइनस 21,000 माइनस 5 और 2 से 5, 6, 7, 8, 9, 9,400 कर देते हैं डायरेक्टली। अच्छा, माइनस 6,000 एंड माइनस 2,480, तो 1,50,000 आ रहा है। तो आ रहा है 1,50,000। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया 1,50,000, ठीक है। अब हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम लोग को क्या बोला गया था? हम लोग को बोला गया था जो कमीशन है, ये देखो हम एक बार दिखा देते हैं तुम लोगों को। कमीशन का जो बोला गया है वो बोला गया है ये इस तरह से कि जनरल मैनेजर को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, वर्क्स मैनेजर इज टू बी गिवन 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर का कमीशन देने के पहले वर्क्स मैनेजर को 12% पे किया जाएगा नेट प्रॉफिट का। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वर्क्स मैनेजर को 12% कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट का, लेकिन जनरल मैनेजर के कमीशन देने के पहले। तो पहले इसको जनरल मैनेजर को अभी छोड़ ही देते, पहले वर्क्स मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते, फिर हम लोग जनरल मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क्स मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 12%, तो कितना होगा 18,000। अब ये पे करने के बाद कितना बचेगा? 1,32,000। अब इससे हम लोग को देना है कमीशन टू जनरल मैनेजर, कमीशन टू जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर का कमीशन का कंसेप्ट है आफ्टर चार्जिंग। ये देखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, तो वो एक्स मान के कर लो, उसमें भी हो जाएगा। या फिर तुम लोग इस पे कर दो 10/100 10, ये देखो इस तरह से कर सकते हो। 1,32,000 इससे देना पड़ेगा, उसका कमीशन देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 10% देने से जो आएगा वो कमीशन। यानी 1,32 का अगर 1,32,000 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा? 13,200 माइनस 0.1 x इक्वल टू एक्स। तो 13,200 इक्वल टू 1.1 x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12,000। तो जनरल मैनेजर का कमीशन कितना हो गया? 12,000। या तो तुम लोग डायरेक्ट चाहो तो वो 10/110 करके कर सकते हो। तो 1,32,000 पे कितना हो जाएगा? 12,000। तो ये कमीशन का जो वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो जो जनरल मैनेजर वर्क्स मैनेजर का है 18,000 और जनरल मैनेजर का है 12,000, तो हमारा 1,50,000 आया था ये नेट करने के बाद, और ये दोनों माइनस कर देते तो ये दोनों मिला के कितना होता है? 1,50,000 और 30,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो नेट प्रॉफिट हो जाना चाहिए हम लोगों का 1,20,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये 1,98,080। अब बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो है 1,20,000, तो ये नेट करके आ जाएगा 2,19,000। 2,19,000 आ गया। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर लिख दिया हम लोगों ने। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी लिख दिया है 4,000। सिटी बैंक का जो लोन था वो भी लिख दिया 7,600। बिल्स पेबल 16,000 और कमीशन पेबल जो है वो हम लोग को लिखना है।
तो कमीशन पेबल कहाँ से आया? अभी जो दो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका हम लोगों ने क्या, क्यों पेबल होगा? बिकॉज यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर था, यानी वो दो जगह एडजस्ट होगा। तो एक तो खर्चा है तो हम लोगों ने वहां दिखा दिया, यानी ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है, ठीक है, जो हम लोगों ने पे नहीं किया। और दोनों को मिला के अभी हम लोगों ने देखा आया था 12 एंड वर्किंग देख लेते हैं ना, ये देखो 12 और 18, तो ये दोनों मिला के था 30,000। तो ये टोटल कर लो तो 339,120, 339,120। और इधर चलो इधर देखते हैं क्या है। पीएल में फिक्स्ड एसेट 1,49,000 और 36,000, स्टॉक हो जाएगा 70,000 का। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस सारा एडजस्ट करके 47,120। बिल्स रिसीवेबल जो है 30,000, 3,000 का एक्रूड इनकम और 4,000, तो इसका भी टोटल हो जाएगा 339,120। तो यहाँ से हम लोगों ने जो मेन सीखा ये चीज कि किस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना चाहिए, उसका एक पॉइंट हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने कमीशन का किस तरह से एडजस्टमेंट करना चाहिए, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आउटस्टैंडिंग डेटा दिया हुआ है तो हम लोगों को किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। तो ये इसमें एक स्पेशल पॉइंट था। अच्छा, अब हम इलास्ट्रेशन 9 जो तुम लोगों को होमवर्क में दिया था मैंने, वो डिस्कस कर देते हैं, और जो होमवर्क देंगे उसे भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तो इलस्ट्रेशन 9 नहीं, सॉरी, जो कोई इलस्ट्रेशन नहीं था, जस्ट ट्रायल बैलेंस था। उसमें देखो किस तरह से इन लोगों ने किया, ये जो सोल्यूशन है वही दिखा देते हैं। ट्रायल बैलेंस में ये देखो, यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से दिया है, रिटर्न डेबिट क्रेडिट, यानी डेबिट रिटर्न मतलब कौन सा रिटर्न होगा? सेल्स रिटर्न। क्रेडिट रिटर्न मतलब परचेज, जस्ट उल्टा होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा डिस्काउंट रिसिप्ट है क्रेडिट साइड, ये पीएल में चला जाएगा। सेल्स जो है ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। कमीशन, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, कैरेज इनवर्ड, ये सब तो अब आसान लगेगा तुम लोग को, बिकॉज इससे टफ वाला सम्स हम लोगों ने कर लिया। तो ये जो था इसे भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। परचेज था, रिजर्व था, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, सन्ड्री डेटर, फ्रेट, बिल्स पेबल, फर्नीचर, कैरेज आउटपुट, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट में जाएगा। लगभग सारा सेम सेम डेटा ही है, मतलब नाम जो है वो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट। ड्राइंग्स है, कैपिटल है, 6% बैंक लोन है। अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो इंटरेस्ट वगैरह चेक करना पड़ेगा। कैश, कैश इन हैंड, प्रोविजन फॉर डीडी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब डाउटफुल डेप्ट। अब मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, इंक्लूड्स प्रॉफिट मार्जिन 15,000, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वेजेस के लिए दिया हुआ है डिप्रिशिएशन, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड इतना है, बैड डेट राइट ऑफ, क्रेडिटर फॉर create a provision for doubtful debt, goods distributed as free sample, goods lost by fire, insurance claim admitted, goods drawn for personal use, and commission receipt 1500 is yet to be earned। तो ठीक है, ये भी अच्छा ही साम्स था, इसे हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग, तो तुम लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा, आई होप थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। तो हम डायरेक्ट ट्रेडिंग को कंप्लीट करते हुए ही फिर पीएल में जाएंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 30। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक नहीं मिल रहा है मुझे। रिटर्न, डिस्काउंट, रिटर्न, सेल्स, कमीशन, बिल्स रिसीवेबल, कैरेज बैलेंस,
इन्वेस्टमेंट प्लांट, जनरेटर, सैलरी, परचेज, रिजर्व, वेजेस, डिस्काउंट, जनरेटर, फ्रेट, बिल्स पेबल, फर्नीचर का ओपनिंग स्टॉक मिल गया 30। अच्छा, इसी के लिए हम बोलते हैं कि तुम लोग एक काम करो, लाइन बाय लाइन करो तो वो ठीक रहता है। तो तुम लोग ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट पूरा बना लो, हम जस्ट यहाँ पर बता देते हैं कौन सा कहाँ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लिख देते हैं यहाँ परचेज होना चाहिए तो परचेज लिख देते हैं। ये मुझे मिल गया टू परचेज, लेकिन तुम लोग तीनों लिख के ही किया करो। तो परचेज हो जाएगा 3,40,000। ये होमवर्क था तो हम ये अज्यूम कर रहे थे तुम लोग थोड़ा बहुत तो लिखे होगे, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा उसे एडजस्ट कर लो। परचेज और फिर उसमें रिटर्न। रिटर्न जो है ये क्रेडिट वाला 10,900, परचेज से रिटर्न लेस हो जाएगा 10,900। और फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन था जो हमारा स्टॉक को कम कर देता है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए लेस होता है क्योंकि ये हमारा स्टॉक जो है उसको कम कर देता है, एडजस्टमेंट था फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा हम लोगों ने गुड्स ड्रॉ किया है, तो कैश ड्रॉ होने से कैपिटल से लेस होता है और गुड्स ड्रॉ होने से परचेज से लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा माइनस करके कितना आ रहा है 3,40,000। और ये हो गया, देखना पड़ेगा ये कितना हो रहा है, बाई सेल्स 6,12,700। और इससे रिटर्न लेस हुआ है 25,900, ठीक है। इससे रिटर्न लेस हो जाएगा 25,900। तो ये हो गया, देख लेते हैं इसमें 8 ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट बाई क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें इसका भी माइनस करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। टू वेजेस लिख देते हैं 65,800, ठीक है। और इसमें कैरेज इनवर्ड है 14,900, जितना भी इनवर्ड होता है वो यहीं पर आता है। कैरेज इनवर्ड 14,900, फ्रेट 12,400। अच्छा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है वो भी देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को क्या है, वो इंक्लूडेड प्रॉफिट बताया था, तो अगर प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इससे लेस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट में हम लोग को दिखाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 85,000। और क्या एडजस्टमेंट है एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो मार्केट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो मार्केट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख था, इसमें से हम लोगों ने 15,000 लेस कर दिया तो 85,000 आ गया। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस है 9,800, तो इसे लिखना पड़ेगा। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 9,800। तो एक काम करते हैं, मैंने आउटर में लिख दिया था तो ये ना टू आउटस्टैंडिंग बोल के मैंने 9,800 लिख दिया। इसके अलावा क्या एडजस्टमेंट है देखो। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग जो है अब वेजेस वाला ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। और जब क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो वहां पर भी ये 1 लाख माइनस 15,000 हो जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट में। अब ये डिप्रिशिएशन ये पीएल का है, सन्ड्री डेटर ये सारा ही पीएल। अच्छा,
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये हमारा स्टॉक को रिड्यूस करता है, तो परचेज से हम लोगों ने लेस कर दिया। ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये जो है इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो है 20,800 और इंश्योरेंस क्लेम मिला है 16,000। तो हम लोगों का जो क्लेम मिल गया वो रिकवरी है, जो नहीं मिला वो लॉस है। तो लॉस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, पीएल में। लेकिन हमारा जो गुड्स लॉस हुआ है वो तो हम लोगों ने परचेस किया था, तो जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर होता है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। तो बाई एबनॉर्मल लॉस 20,800। ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाई फायर मतलब ये तो परचेस में इंक्लूडेड था, तभी तो लॉस हुआ। अगर फायर से लॉस हुआ है तो ये ऑब्वियसली मेरे स्टॉक में था तभी हुआ है, तो परचेस किया था मैंने। तो इसका भी दो दो एडजस्टमेंट होगा। ठीक है। ये जो होता है इसका बेसिकली थ्री एडजस्टमेंट होगा। ठीक है। तो तुम लोग देखो कैसे थ्री एडजस्टमेंट होता है। एक तो मैंने कर दिया अभी 20,800 का एडजस्टमेंट। अच्छा, उसके अलावा कमीशन है, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है। तुम लोग करते जाओ। नहीं किया है तो करते जाओ प्लीज। मैंने पेज इधर उधर कर दिया। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन। तो ये देखो, रिटर्न हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है, सेल्स रिटर्न से भी कर दिया है और परचेज से भी कर दिया है। डिस्काउंट रिसिव्ड ये पीएल में चला जाएगा। सेल्स ये हम लोगों ने लिख दिया है। कमीशन ये भी पीएल। बिल्स रिसीवेबल कैरेज इनवर्ट लिख दिया। अच्छा, यहाँ परचेज लिख दिया और ये रिजर्व है, ये वेजेस लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड सन्डे डेटा फ्रेट लिख दिया है 12,400 का। बिल्स पेबल ये फर्नीचर है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है। इसके अलावा नीचे देखते हैं क्या है। रियोल्ड, अच्छा नीचे जो है ये एक भी ट्रेडिंग का डेटा नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग को जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। और ड्राइंग्स जो था 2,100, उसको भी एक बार दिखा देते हैं कहाँ पर था ड्राइंग्स। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2,100। तो गुड्स ड्रॉन करने से स्टॉक कम होता, अगर कैश ड्रॉन करते तो कैपिटल कम होता। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 692,600 और 2 GP 227,300, 227,300 और टोटल 692,600। और ये जो है ये माइनस करके कितना आ रहा है वो देख लो तुम लोग। 3,40,000 माइनस, ये हम चेक कर लेते हैं। 3,40,000 माइनस 10,900 माइनस 500 माइनस 2,100, तो ये आ जाता है 3,26,500। 500। अच्छा, ये बन गया हमारा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे पीएल। तो पीएल पीएल का हम लोगों ने खर्चा देखा, कमीशन था, सैलरी था, ये सब था। तो पीएल बना लेते हैं। टू सैलरी जिसमें आउटस्टैंडिंग था, टू सैलरीज 15,500 एड आउटस्टैंडिंग 4,500। 4,500 तो टोटल हो जाएगा 00।
20,000, ठीक है। उसके बाद जीपी, पहले जीपी को भी ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। जीपी जो था 2,27,300, डिस्काउंट रिसिप्ट था तो बाई डिस्काउंट रिसिप्ट 5,200, बाई कमीशन था जिसमें एडजस्टमेंट था, कमीशन 11,500 और एडवांस था, सॉरी एक्रूड था। तो एक्रूड हो जाएगा 1,500। और तो कुछ नहीं था इसमें, तो 2,27,300 इसका भी टोटल कर लेते हैं। प्लस 11,500 2,40,000। अच्छा, कमीशन क्या था, एक मिनट देखते हैं। कमीशन का क्या था? कमीशन था, कमीशन रिसीव्ड इज येट टू बी अर्न। कमीशन मिल गया है लेकिन अभी भी अर्निंग का टाइम नहीं आया, ठीक है। कमीशन एक्रूड हो चुका है, मतलब येट टू बी अर्न, मतलब रिसीव तो हुआ है लेकिन येट टू बी अर्न है, मतलब अभी भी अर्निंग का टाइम नहीं आया। तो बेसिकली इसे हम लोग एडवांस बोल सकते हैं, एक्रूड नहीं। इसका लैंग्वेज चेंज करो, इसे लिखो, ये लिखो, इसीलिए मैंने माइनस किया। अच्छा, तो माइनस येट टू बी अर्न लिखना है तुम लोग को, येट टू बी अर्न। तो ये हो जाएगा 0,0,0,0,0, 10,000। तो यहाँ पर हो गया 2,42,500। ये हो गया सैलरी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है 6,500। टू बैड डेप्ट दिया हुआ है 1,800। टू डेप्रिसिएशन, ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड फर्नीचर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दोनों मिला के हो जाएगा 7। प्लांट फर्नीचर, ये हो जाएगा 7,290, और ये हो जाएगा 17,120, देख लो। ये रहा प्लांट 85,600 और फर्नीचर 48,600। तो ये देखो, इस पे जो रेशियो बताया था उस बेसिस पे ये देखो 15% और 20% के हिसाब से अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा 15% एंड 20%। तो ये देखो, मशीन के ऊपर 20%, तो 20% लगा लो। तो ये हो जाएगा, जितना मैंने बताया उतना ही होगा। 20% कैलकुलेट करो तो इस पर हो जाएगा 7,290। 17,120 ये प्लांट के ऊपर होगा। अच्छा, 17,120 ये प्लांट के ऊपर होगा, ये प्लांट हो जाएगा, और ये फर्नीचर के ऊपर होगा, ठीक है। ये फर्नीचर के ऊपर होगा।
ये देखो फर्नीचर था 48,600, और इसके ऊपर हम लोग को क्रिएट करना है 15%। तो 48,600 पे 15% लगा लो। 48,600 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 7290, तो ये हो जाएगा 7290। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख लिया हम लोगों ने। प्रोविजन जो पीवीडीटी है वो देखना पड़ेगा कितना है, ठीक है। और ओल्ड वाला जो है वो ये इधर लिख देते हैं बाय प्रोविजन। अच्छा तो फिर इसका टोटल चेंज करेंगे। ओल्ड प्रोविजन जो है वो है 4,200, तो इस पे और भी 4,200 जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 2,46,700। ये देखो इस तरह से किया मैंने। ये देखो ओल्ड प्रोविजन था 1,000, ये मैंने लिख दिया। और न्यू प्रोविजन जो क्रिएट करना है वो करना है @5%। तो ये देखेंगे कितना होगा। तो ओल्ड प्रोविजन जो है वो 1,000 है, सॉरी वो 1,000 है। तो ये हो जाएगा 1,000। तो मैंने जो लिखा था उसमें और 1,000 हम लोग कर देंगे ऐड। 2,42,500 लिखा था, तो ये हो जाएगा 2,43,500, ठीक है। अच्छा पीवीडीटी हम लोग देख लेंगे कितना हो रहा है। टू कैरेज आउटवर्ड है 15,200। टू एडवर्टाइजमेंट, जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन था उसका दो जगह एडजस्टमेंट होगा। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमारा स्टॉक कम होता है, एज वेल एज ये हमारा खर्चा है एडवर्टाइजमेंट जो फ्री सैंपल वाला था। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड तो लिख दिया। पीवीडीडी हम लोग को चेक करना है। और मैंने बताया था बैंक लोन जो है उसका इंटरेस्ट चेक करो, तो इंटरेस्ट कहीं भी पे नहीं किया है, मतलब ट्रायल बैलेंस पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ये, यानी ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और इंटरेस्ट जो था वो 6% करके था, बैंक लोन पे इंटरेस्ट 6%, तो ये हो जाएगा 6% जो है 20,000 के ऊपर, तो 12,000 हो जाएगा। और क्या इसका कोई डेट है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा 1,200 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है 1,200। और एक कंसेप्ट होता है कि अगर हम लोग को कुछ ना बोले तो जो इंटरेस्ट होगा वो 6 मंथ्स के लिए हम लोग को लेना पड़ता है। ये तुम लोग याद रखो, अगर कुछ ना बोले तो हम लोग को 6 मंथ्स के लिए लेना पड़ेगा। तो ये 1,200 का आधा कर दो तो ये 600 हो जाएगा। बस अब हम लोग पीवीटीटी को कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है। सैलरी जो है वो 20,000 एडजस्ट होने के बाद अच्छा एक एबनॉर्मल लॉस मैंने बताया था ना, एबनॉर्मल लॉस लिखना पड़ेगा कि जो जल गया था गुड्स 20,800। ये देखो 20,800 का उसमें हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम मिला है। तो इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद नेट लॉस जो है वो लिखना पड़ेगा 20,800 माइनस 16,000। ये चेक करके देखते हैं कितना होता है। ये देखो इंश्योरेंस क्लेम मिला है 16,000, तो ये माइनस करके आ जाएगा हमारा 4,800। तो देखो एबनॉर्मल लॉस वाला जो गुड्स था ना, इसका 3 एडजस्टमेंट हुआ। ये वाला पॉइंट देखो, इसका 3 एडजस्टमेंट हुआ। कैसे, ये जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर ये पहले गया क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों माइनस होके ये चला गया पीएल में। अब ये इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है ये बैलेंस शीट में रिसीवेबल बोल के चला जाएगा। तो नॉर्मली 2 एडजस्टमेंट होता है, लेकिन इसका हुआ है हमारा 3 एडजस्टमेंट। अब बस पीवीडीटी को हम लोग को लिखना है। पीवीडीटी हम लोग लिख लेंगे, तो पहले बैलेंस शीट बना लेते, देख लेते पीवीडीटी कितना हो रहा है। तो ये देखो बैलेंस शीट जो है उसमें भी काफ़ी स्पेस चाहिए हम लोग को, बहुत लंबा डेटा है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो ये है 1,05,000
प्लांट एंड मशीनरी हम डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लेस करके दिखा रहे, तुम लोग लेस डेप्रिसिएशन दिखाओ। और यहाँ पर जितना आएगा 17,000, 17,120, ठीक है। यहाँ पर चेक करेंगे लास्ट में 17,120। अच्छा, फर्नीचर 48,600, 48,600 माइनस 7,290, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट फॉर 22,400। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ये दिया हुआ था देखो 85,000। क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 85,000 हुआ था, वो प्रॉफिट हटाने के बाद। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर जो था वो था 85,800, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 85,800। ये देखो 85,800। अब इससे हम लोग को क्या क्या एडजस्ट करना है। सन्ड्री डेटर से हम लोग जो फर्दर बैड डेप्ट है वो हटाएंगे, लेस फर्दर बैड डेप्ट 1800, और माइनस करते हैं तो लेस पीबीडीडी, तो पीबीडीडी का परसेंटेज देखो। पीबीडीडी है 5%, पीबीडीडी 5% क्रिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4,200। इसे हम लोग पीएल में भी पोस्ट करेंगे तो हमारा पीएल क्लोज हो जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल है 60,000, ये हो जाएगा 00। और कैश इन हैंड 1,600 है। कैश एट बैंक ये है 24,700। और इंश्योरेंस क्लेम मैंने बोला था रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीवेबल है ये हो जाएगा, ये बिल्स रिसीवेबल का डेटा है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ लिख देते, इसके मिडिल में, इन दोनों के मिडिल में इंश्योरेंस क्लेम था 16,000 और कैश इन हैंड है 1,600। तो ये ओवरऑल टोटल करना पड़ेगा और ये हो जाता है, इसे माइनस करके चेक कर लेते हैं। ये हो गया 0, 9, 9 के 10 में 4, 5, 6, 7, 8, हाँ ठीक है। और 17,120 तो 0, 78,480, 68। चेक कर लेते हैं, 8, 9, 10, 9, हाँ तो ये टोटल हो जाएगा 504,290, 504,290। अच्छा, यहाँ कैपिटल 1,50,000 ऐड करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, लेस हो जाएगा। ड्राइंग्स, यहाँ पर दो तरह का ड्राइंग्स था, एक गुड्स ड्राइंग्स था और एक कैश ड्राइंग्स, तो ये दोनों टोटल करके 7,400 माइनस होगा। रिजर्व, रिजर्व लाइबिलिटी होता है, रिजर्व है 75,000। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है 40,000। बिल्स पेबल 44,800। बीपी 44,800। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 4,000, 4,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस 9,800।
ये एडवांस कमीशन जो मिल गया है, एडवांस कमीशन 1500, और एक था बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन सीटी लोन, ऑन बैंक लोन था ये। तो ये था 6%, और बैंक लोन था 6%। बैंक लोन 6% बैंक लोन था 20,000। तो बैंक लोन था 20%, कमीशन एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिया, दैट इज 600। और ये सारा ड्राइंग्स देख लो, यहाँ 5,300, ये जो गुड्स ड्राइंग्स था पर्सनल यूज के लिए ये था 2,100। इसके अलावा 5,300 का डेटा, ये देखो ड्राइंग्स का 5,300 का डेटा, ये तुम लोग को यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो पीएल में चले जाते हैं और प्रोविजन को लिखेंगे। तो पीवीटीटी जो है, पीवीटीटी हम लोग का आया है 4,200, 4,200। तो यहाँ चेक करते हैं हम लोग का पीएल में और कुछ लिखना है या नहीं। यहाँ पर 60 ये सारा लिख चुके हैं हम लोग। यहाँ पर आएगा 165,490, तो तुम लोग एक बार चेक कर लेना, 490, ठीक है। यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट, और ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 165,490, 165,490, तो ये भी तुम लोग एक बार एडजस्ट करके देख लेना कितना हो रहा है, और दोनों साइड टैली हो जाएगा आई होप। मुझे लगता है शायद तीनों अकाउंट खोल के करने से ज़्यादा फास्ट होता, तो तुम लोग ऑब्वियसली तीनों अकाउंट खोल के ही करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये होमवर्क था इसीलिए मैंने इस तरह से करवाया, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा सम्स था, ठीक है। तो इसे इसका एडजस्टमेंट जरूर देखना तुम लोग। ये जैसे यहाँ पर अगर ये मेन चीज़ हम बता देते फिर से एक बार, यहाँ पर प्रॉफिट इंक्लूडेड था, ये हम लोगों ने लेस किया, इसको दो जगह पुट किया, एक तो ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन जो है इसे कैलकुलेट करके नॉर्मली जैसे पुट करना चाहिए वैसे किया। सन्ड्री डेटर जो है ये बैड डेप्ट, सन्ड्री डेटर में इंक्लूड है 1800 एज बैड डेप्ट टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये फर्दर बैड डेप्ट है, ये इंक्लूडेड है डेटर में तो वो इंक्लूड ही रहेगा, बैड डेप्ट है तो माइनस कर दो। तो ये दो जगह टू फर्दर बैड डेप्ट, वहाँ सन्ड्री डेटर से माइनस करना पड़ा। फिर पीपीडीडी क्रिएट करके दो जगह पे पुट, एक पीएल पे एक सन्ड्री डेटर से लेस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये परचेज से लेस होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारे स्टॉक को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। और ये एक एक्सपेंस है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर पे पीएल पे चला जाएगा। इसका 3 एडजस्टमेंट होगा। जो लॉस्ट बाय फायर है, जो हमारा कॉस्ट था, वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम देने का वादा किया है उसे हम लोग रिसीवेबल बोल के, यानी करंट एसेट बोल के दिखाएंगे, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारा लॉस है, वो पीएल में जाएगा। यहाँ ये 3 टाइम्स एडजस्ट होता है। और फ्री सैंपल, फ्री पर्सनल यूज के लिए जो ड्रॉ किया, इसे परचेज लेस होगा एज वेल एज कैपिटल लेस होगा। और कमीशन रिसिप्ट इज येट टू बी अर्न, मतलब रिसिप्ट तो हो गया लेकिन अर्निंग का टाइम नहीं हुआ था, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेस हो जाएगा हम लोग का इनकम जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उससे, एंड इसको हम लोग करेंट लाइबिलिटी शो करेंगे। तो ये हम लोग का आज का क्लास में जो भी करना था ये हम लोगों ने किया। इसके बाद जो है इलास्ट्रेशन हम लोगों ने किया है, यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन जो है 9 किया, इलास्ट्रेशन 10 किया। एंड इसके बाद तुम लोग मुझे प्लीज़ बता देना कि पीडीएफ मैम सेंड कर दो, अगर हम भूल जाते हैं तो। इसके बाद इलास्ट्रेशन 10 11 ये दो तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तो तुम लोग कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो जस्ट इसी तरह से हम लोग क्लास में से सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनल अकाउंट ज़रूर अच्छी तरह से करो, बिकॉज एक आएगा, ये मैंडेटरी है। तो आज का क्लास यही एंड होता है। बाय।